ब्रह्मपुत्र नदी एक चांदी के सांप की तरह फैली हुई थी, जिसकी लहरों में चांदनी की चमक बिखरी थी। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 4 जवान नदी किनारे खड़े थे। उनकी नजरें क्षितिज पर टिकी थीं। उनका मिशन स्पष्ट था, उन फल तस्करों को पकड़ना जो रात के अंधेरे और नदी की घुमावदार पगडंडियों का इस्तेमाल कर अवैध सामान को भारत बांग्लादेश सीमा के पार ले जाते थे। उनकी नाव एक पुरानी और जर्जर सी किनारे पर शांत खड़ी थी। मौसम विभाग ने साफ रात का वादा किया था और हफ्तों की गश्त से थके हुए जवान अपना काम पूरा करने के लिए उत्सुक थे। लेकिन जैसे ही वे रवाना होने की तैयारी करने लगे, नाव का इंजन खड़खड़ाया और चालू होने से मना कर दिया। जवानों ने असहज नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। ठंडी हवा में उनकी सांसें साफ दिखाई दे रही थीं। लगता है हम फंस गए, नाइक प्रदीप ने कहा, जो एक मोटे मूंछों वाले तेज मिजाज वाले व्यक्ति थे। उन्होंने गुस्से में इंजन को ठोकर मारी। सूबेदार मनोहर लाल, जो सबसे उम्र दराज और अनुभवी थे, ने भौहें चढ़ाई। हमारे पास समय बर्बाद करने का मौका नहीं है, कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। उनकी खोज उन्हें एक स्थानीय लड़के तक ले गई, जो शायद 15 साल का भी नहीं था, पर उसका चेहरा नदी के रहस्यों से भरा हुआ था। उसकी आंखें काली और रहस्यमयी, नदी के कई राज्य समेटे हुए थी। मैं आपको नदी के पार ले जा सकता हूँ, लड़के ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन आपको पहले मुझे कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे। मनोहर लाल ने लड़के को ध्यान से देखा। उसकी चाल ढाल में कुछ असामान्य महसूस किया, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। ठीक है, उन्होंने कहा, कुछ नोटों की एक छोटी सी गठरी लड़के को सौंपते हुए। लड़के की आंखों में चमक आ गई जब उसने पैसे लिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए, उसने जोड़ा, एक तूफान आने वाला है। मनोहर लाल ने साफ आसमान की ओर देखा, उलझन में। मौसम का हाल तो ठीक है, हमें यहां छोड़कर तुम जा सकते हो। लड़के ने बस अपना सिर हिला दिया। मैं नहीं जा रहा, जब तूफान आएगा तब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंची, चांद बादलों के पीछे छिपने लगा। हवा में भारीपन आ गया और अचानक एक ठंडक फैल गई। जवानों ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। प्रदीप ने सबसे पहले बोला, उसकी आवाज कांप रही थी, लड़का सही था। उनके कुछ सोचने से पहले ही तूफान ने हमला कर दिया। बारिश सुइयों की तरफ बरसने लगी और नदी एक भयंकर राक्षस में बदल गई। लहरें उनकी छोटी नाव पर टूटने लगीं, उसे पलटने की धमकी दे रही थीं। बिजली ने आसमान को चीर दिया। उनकी डरी हुई शक्लें उजागर हो गईं। अचानक एक बिजली का झटका नाइक राजन को लगा, जो एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था और जिसके परिवार वाले घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। वह गिर पड़ा, उसका हाथ झुलस गया और वह बेहोश हो गया। लड़का रो पड़ा, राजन की निस्तेज काया को पकड़कर, जबकि बाकी लोग नाव को पलटने से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक भयानक लहर ने हवलदार सिंह को नदी के ठंडे पानी में खींच लिया। सिंह, जो समूह का सबसे ताकतवर सदस्य था, अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वह सिर्फ एक आदमी था जो जीवित रहने की जद्दोजहद कर रहा था। उन्हें पानी में डूबते और संघर्ष करते देख लड़का रोने लगा और खुद संघर्ष करने लगा। लड़के को संघर्ष करते देख हवलदार उसे पकड़ लेता है। किसी चमत्कार से वह नाव के फ्रेम में फंसे एक लकड़ी के डेस्क को पकड़ने में कामयाब रहा। अपने शरीर की सारी ताकत लगाकर बाकी जवानों ने उसे वापस खींचा। अब उनके 2 साथी घायल हो चुके थे और सांस लेने के लिए हाँफ रहे थे। घंटों तक वे प्रकृति की ताकत से लड़ते रहे। सिंहा बेहोश था और सपना देख रहा था। सपने में उसने देखा कि कोई भयानक जीव उसके सिर को सहला रहा है। सपने में सिंह को इतना सदमा लगा कि वह सपने में ही चिल्लाने लगा और उसके सपने की चीख हकीकत में घटित होने लगी। अचानक उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें होश आ गया। होश आने पर उसने देखा कि लड़का उसकी ओर देख रहा है और उसका सिर सहला रहा है। वह डर गया और लड़के का हाथ अपने सिर से हटा दिया। लड़का डरावना लग रहा था। भूख उनके पेट में गड़गड़ाहट करने लगी और जब उन्होंने खाने के लिए देखा तो पाया कि केवल एक टिफिन बॉक्स बचा है। बाकी के टिफिन
नदी में बह गए थे। बचा हुआ टिफिन भी आधा पानी से भरा हुआ था, जिसमें उनका भोजन गीला होकर खराब हो चुका था। जो है वही साझा करेंगे, मनोहर लाल ने कहा, टिफिन को सबके बीच बांटते हुए। वह गीला खाना उनकी भूख को शांत नहीं कर सका, लेकिन उनके हौसले को टूटने से बचाने के लिए काफी था। उनके संघर्ष के बीच एक भूतिया नाव पास से गुजरी, बारिश के बीच मुश्किल से दिखाई दे रही थी। उसमें फल से भरे हुए बक्से थे, लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं था। यह दृश्य भयावह था, फिर भी मनोहर लाल का कर्तव्य भावना उसके भीतर जल रही थी। यही हमारा लक्ष्य है, उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा। तूफान हो या ना हो, हमें इसे कब्जे में लेना है। थके हुए और पूरी तरह से भीगे हुए जवानों ने भूतिया नाव से जूझा। उनके हाथ ठंड से सुन्न हो गए थे। आखिरकार उन्होंने नाव को पकड़ लिया और बक्सों को खोलकर देखा, लेकिन वे खाली थे। फल नदी में बह गए थे। एक पल के लिए उनका गुस्सा उफान पर था, लेकिन वह जल्दी ही हंसी में बदल गया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत एक छायादार सामान के लिए लगाई थी, लेकिन वह हंसी भी जल्दी ही थम गई। अचानक एक बड़ा पत्थर मनोहर लाल को लगा, जिससे वह नदी में गिर पड़े। जवानों में अफरा तफरी मच गई। वे अपने नेता को बचाने के लिए भाग दौड़ करने लगे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि मनोहर लाल के कमर में एक रस्सी बंधी हुई थी और वह रस्सी उन सभी के चारों ओर लिपटी हुई थी। इस अफरा तफरी में मनोहर लाल ने उन्हें एक साथ बांध दिया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि चाहे कुछ भी हो वे अलग नहीं होंगे। जब सुबह हुई तो तूफान अचानक गायब हो गया। सूरज उगा, पानी को सोने की तरह रंगते हुए। सुबह जब लोग उठे और देखा कि नाव से बच्चा गायब है, तो सभी चिंतित हो गए। उन्होंने खाली नदी में बच्चे को देखा, वह कहीं नहीं था। बच्चे के नदी में डूबने की बात सोचकर हवलदार की आंखों में आंसू भर आए। थके हुए और घायल वे बेहोश राजन के साथ किनारे पर लौट आए। उनकी संघर्ष और बलिदान की कहानी सुनाने के लिए तैयार थे, लेकिन जब उन्होंने अपने भयानक अनुभव को स्थानीय लोगों को बताया तो उन्हें अविश्वास से देखा गया। कल रात कोई तूफान नहीं था, एक बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा। मौसम कई दिनों से साफ है। जवानों के होश उड़ गए। क्या उन्होंने सब कुछ सपना देखा था? क्या यह डर और थकान से उपजी एक सामूहिक भ्रांति थी? जब उन्होंने उस लड़के का जिक्र किया जिसने उन्हें नदी पार कराया था, तो गांव वालों ने चिंता भरी नजरों से देखा। वह लड़का, एक महिला ने धीरे से कहा, कई साल पहले मर चुका है। वो इसी तरह के तूफान में नदी में डूब गया था जैसा तूफान आपने बताया। जवानों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में खौफ था। शायद वह तूफान असली नहीं था। शायद यह नदी नहीं थी जिससे उन्होंने लड़ाई की थी, बल्कि उनके अपने दिलों में उठने वाला तूफान था। वह लड़का नदी का एक आत्मा, उनकी एकता, उनकी बहादुरी और उनके आत्मविश्वास की परीक्षा लेने आया था। और जब वे नदी के किनारे खड़े थे, शांत जल को निहारते हुए, उन्होंने महसूस किया कि कभी-कभी सबसे भयंकर तूफान वे होते हैं जो हम अपने भीतर पैदा करते हैं।